अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। आज उन्होंने शाबान से मुलाकात नहीं की थी। पूरा दिन डॉक्टर शरफ के साथ गुजारने के बाद तीनों वापस अपने होटल आ गए। हार्पर और गार्नर्स डॉक्टर शरफ की तारीफ़ें करते रहे थे। अलबत्ता अपने कमरे में पहुंचकर दोनों के अंदाज बदल गए। हाँ डियर हार्पर, अब बताओ क्या ख्याल है? यही सोच रहा हूँ मैं, हार्पर ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। डॉक्टर शरफ किसी कीमत पर हमें इस तजर्बे की इजाज़त नहीं देगा गार्टर, और हम कोई सही तज्जिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जिस कदर जल्दन मुमकिन हो अपने काम की तकमील करें, और इस मसले को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दो ही सूरतें हैं, या तो ये कि हम इस बच्चे को अगवा करके अपने साथ ले जाएं और उसे हेड क्वार्टर के हवाले कर दें, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में बेहतर होगा कि हमारा और उसका तजर्बा मुकम्मल हो जाए। अगर ये सिर्फ इत्तफाक है और उसे इसकी कुदरती सलाहियतों पर मामूल किया जा सकता है, तो फिर तो कोई ख़ास बात ना हुई। ऐसे बासलाहियत लोग बाज़ औक़ात मिल जाते हैं। हालांकि हेड क्वार्टर के लिए उसका हसूल बाइस दिलचस्पी होगा, लेकिन ये सिर्फ हेड क्वार्टर की तलब पर मुमकिन है, क्योंकि बहर तौर ये एक मुश्किल काम होगा। दूसरी बात यह कि अगर इस पर होने वाला तजर्बा हमारे लिए कोई बहुत सी ही अहम मालूमात फराहम कर देता है, तो फिर हम अपने तौर पर हर तरह का खतरा मोल ले सकते हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर की ये लिबार्ट्री हमारे इस मकसद के लिए कार आमद साबित हो सकती है। हमें फैसला करने में आसानी होगी, और फैसला करने के बाद हेड क्वार्टर से राब्ता कायम कर लिया जाएगा। यहाँ मिस्टर रॉबर्ट हमारी हर तरह की मदद करने के लिए मौजूद हैं। तो तुम्हारा ख्याल है कि हम अपने तौर पर तजर्बा करें? गार्टर ने सवाल किया। क्या तुम इसे ज़रूरी नहीं समझते मिस्टर हार्पर? इसके लिए हमें सख्ती करना होगी। डॉक्टर शरफ इस बात पर कभी आमादा नहीं होगा। उसे ज़ैर समुंदर ले आए। डॉक्टर शरफ का मसला असल मसला नहीं। डॉक्टर फरीद के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर फरीद बेशक एक कार आमद शख्सियत है, लेकिन अगर वो हमारे रास्ते में मज़ाहम होता है तो हमारे लिए इतना अहम भी नहीं कि उसका भी बंदोबस्त कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या तुम समझते हो कि हमारा मकसद महफूज रह सकेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब साफ और वाज़े है। डॉक्टर फेरड से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हार्पर ने सवाल किया। हमें इस किस्म की कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के जो मराआत हासिल हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और हम बड़े बड़े तहकीकात करने वालों के ताआवन से महरूम हो जाएंगे। हार्पर इस बात पर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तो फिर एक ही सूरत है, वो ये कि डॉक्टर फेरड और डॉक्टर शरफ को ख़त्म कर दिया जाए। गार्टर किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हेड क्वार्टर के मफादात के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में प्रोग्राम क्या रहेगा? गार्टर ने सवाल किया। वो लड़की जो इस लड़के की निगरान है, सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद लड़के को अपनी तहवील में लेकर डॉक्टर शरफ की तजरगाह में पहुंचना होगा। डॉक्टर शरफ को उसके लिए मजबूर किया जा सकता है। ये तो एक बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, गार्टर ने पुरतशवीश लहजे में कहा। उसके बगैर चाराकार भी तो नहीं, बहरतौर हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर पूरा मंसूबा क्या है? मेरी राय है कि फिलहाल किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर काम किया जाए तो मुनासिब होगा। लड़के को हम अपने तौर पर तहवील में ले लेंगे, और लड़की के लिए ये कोशिश करेंगे कि वो जिंदा रहकर ही उससे दूर रहे। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में रॉबर्ट से मशवरा लेना ज़रूरी है।
तो फिर मिस्टर रॉबर्ट से राब्ता कायम करो। वो लोग अभी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो रॉबर्ट उनके सामने था। वो दोनों हैरान रह गए। इत्तफाक की बात है मिस्टर रॉबर्ट कि आप ही के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। मेरे बारे में मेरे दोस्तों का कहना है कि जब भी वो मुझे याद करते हैं मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तो आप कुछ और खुसूसियात के हामिल करार पाए। फरमाइए, मेरा जिक्र खैर किस सिलसिले में था? सबसे पहले आप ये बताइए मिस्टर रॉबर्ट कि आप अचानक यहाँ कैसे वारद हो गए? आपसे ट्रांसमीटर फ्राहम करने का वादा किया था, बस वही ट्रांसमीटर लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन अब आप ये बताइए कि आपको मेरी तलब क्यों महसूस हुई? ना सिर्फ तलब बल्कि आपके ज़बरदस्त ताआवुन की ज़रूरत भी पेश आ गई है मिस्टर रॉबर्ट। मैं पहले ही इस पर आमादगी का इजहार कर चुका हूँ। हार्पर ने चंद लम्हात तवक्कुफ किया और उसके बाद रॉबर्ट को अपना मकसद बताया। रॉबर्ट गहरी सोच में डूब गया। ये ज्यादा मुश्किल काम ना होगा। मेरे ख्याल में हम चंद अफराद को डॉक्टर शरफ की तजर्बा गाह पर भेज देंगे जो वहाँ की पोजीशन संभालेंगे, और उसके बाद हम उस लड़की और उसके साथी बच्चे को अपनी तहवील में ले लेंगे। मेरा मतलब है लड़की को बेहोश करके उसकी हिट में बांध दिया जाएगा और लड़के को हम डॉक्टर शरफ की लेबॉरेटरी में ले जाएंगे। वहाँ ये काम आसानी किया जा सकता है। आप ये जिम्मेदारी कबूल कर सकते हैं मिस्टर रॉबर्ट? ये मेरा फ़र्ज़ है जनाब। हेड क्वार्टर की तरफ से मुझे भी कुछ हदायत मसूल हुई हैं और मुझसे कहा गया है कि मैं आपके मकसद की तकमील के लिए हर अमल करूं। मैं भी बहरतौर आपके वफादारों में से हूं। क्या हम ये सारा काम आपके सुपुर्द कर सकते हैं? हार्पर ने सवाल किया। रॉबर्ट के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यूँ समझ लीजिए जनाब कि ये जिम्मेदारी मैंने कबूल कर ली। अब आप मुझे कुछ तफसीलात बता दीजिए, उसने कहा। और उसके बाद वो देर तक दोनों से गुफ्तगू करता रहा। दूसरे दिन मामूल के मुताबिक डॉक्टर फेरड हार्पर और गार्टर के साथ साहल पर पहुंच गया। डॉक्टर शरफ अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। रस्मी गुफ्तगू हुई। कहिए डॉक्टर शरफ, आपका दोस्त कहाँ है? हार्पर ने कहा। अपने घर पर होगा। क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? हाँ, उस हैरत अंगेज लड़के के साथ हर वक्त रहने को जी चाहता है। आप उसे बुला लीजिए, हार्पर ने कहा। मैं अभी फ़ोन किए देता हूँ, डॉक्टर शरफ ने सादगी से कहा और फिर फ़ोन पर दर्दाना से राब्ता कायम करने लगा। दर्दाना ने फ़ौरन आने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। वो लोग इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद हार्पर गार्टर को इशारा करके उठता हुआ बोला, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मिस दर्दाना आ गई तो उन्हें भी साथ ले आऊँगा। किसी ने कोई तअर्ज़ ना किया और हार्पर बाहर निकल आया। उसने कुछ मशकूक लोगों को आसपास देखा। फिर एक जगह मुंतखब करके हार्पर ने ट्रांसमीटर पर रॉबर्ट से राब्ता कायम किया। हाँ मिस्टर हार्पर, आप मेरी निगाहों में हैं और मेरे आदमी आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं। गुड, यानी मैं यही मालूम करना चाहता था। हार्पर ने रॉबर्ट को कुछ हदायत की और ट्रांसमीटर बंद करके जेब में डाल लिया। कुछ देर के बाद दर्दाना की गाड़ी आती हुई नजर आई और हार्पर मुस्तैद हो गया। उसके दरवाजों के हट के सामने उसका इस्तकबाल किया था। हेलो मिस्टर हार्पर, दर्दाना ने कहा। हेलो मिस दर्दाना, डॉक्टर बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, शायद मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए, हार्पर ने कहा और दोनों को साथ लेकर चल पड़ा। 3 अजनबी आदमी डॉक्टर शरफ के हट के पास सिमट आए थे। हट के पास पहुंचकर हार्पर ने शाबान से कहा, मिस्टर शाबान, आप अंदर आ जाइए, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस दर्दाना, 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ गुफ्तगू करना है। शाबान खुशी से अंदर चला गया। दर्दाना ठठक कर रुक गई। वो बात दरअसल ये है मिस दर्दाना कि हार्पर ने कहा, और उसी वक्त अकब से 2 आदमियों ने दर्दाना को दबोच लिया और तीसरे ने उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म में डूबा हुआ रुमाल रख दिया। दर्दाना एक लम्हे में बेहोश हो गई थी। उसके बेहोश होते ही हार्पर ने कहा, इसे वापस उसी हट में ले जाओ जहां ड्राइवर मौजूद है, उसे भी संभालना होगा। दोनों को मजबूती से कसकर अंदर डाल दो और चारों तरफ से होशियार रहो। ये हदायत देकर हार्पर अंदर दाखिल हो गया। अंदर डॉक्टर शरफ और दूसरे लोग शाबान से गुफ्तगू कर रहे थे। मिस दर्दाना हमारे लिए कुछ एहतमाम करना चाहती हैं।
اس لیے وہ تھوڑی دیر میں واپس آئیں گی۔ آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ مسٹر شعبان سے باتیں کر رہے ہیں، گارٹر نے کہا اور ہارپر اچانک بولا، ایکسکیوز می مسٹر شعبان، آپ 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ آئیے۔ شعبان خاموشی سے اٹھ گیا۔ کہاں ہارپر؟ فیرڈ نے پوچھا۔ بس 1 منٹ ڈاکٹر، ہارپر نے کہا اور شعبان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ اسے لیے تجربہ گاہ کے اس حصے میں پہنچا جو وہاں سے شیشے کے اس خول میں جانے کا راستہ تھا۔ اس نے شعبان کو اس جگہ کھڑا کیا اور اسے باتوں میں لگا کر کھسکتا ہوا اس مکان تک پہنچ گیا جسے دبانے سے فرش کھل جاتا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے لیور اٹھا دیا۔ فرش کا یہ حصہ اچانک درمیان سے کھل گیا اور شعبان کے حلق سے ایک تیز آواز نکلی۔ دوسرے لمحے وہ نیچے سمندر میں غروب ہو گیا تھا۔ ہارپر نے جلدی سے لیور اوپر کیا اور جیب سے رومال نکال کر پسینہ خشک کرتا ہوا واپس چل پڑا۔ ڈاکٹر شرف فیرڈ اور گارٹر سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہارپر نے اندر داخل ہو کر پریشان لہجے میں کہا، ڈاکٹر شرف براہ کرم میرے ساتھ آئیے۔ اس کا لہجہ کچھ اس طرح بھرایا ہوا تھا کہ وہ بہت بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیریت مسٹر ہارپر؟ فیرڈ نے پوچھا۔ پلیز آئیے، ہارپر نے کہا اور وہ تینوں اس کے پیچھے لپک پڑے۔ شعبان کہاں ہے؟ ڈاکٹر شرف نے کہا، لیکن ہارپر نے جواب نہیں دیا۔ وہ انہیں وہاں لے گیا جہاں ڈاکٹر شرف کی لیبارٹری کا دوسرا حصہ تھا۔ شعبان کہاں ہے مسٹر ہارپر؟ کہاں گیا وہ؟ ہارپر نے اپنے دوست کو دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا، مسٹر شرف، شعبان یہاں اس جگہ کھڑا ہوا تھا اور میں اسے اسی شیشے کی لیبارٹری کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ دفتن میرا ہاتھ اس لیور پر دب گیا اور شعبان پانی میں جا گرا۔ ڈاکٹر شرف کے حلق سے ایک دھاڑ سی نکل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس طرف دوڑا جہاں سے لفٹ نیچے کی سمت جاتی تھی۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر نیچے جانا چاہا، مگر ڈاکٹر فیرڈ اور اس کے پیچھے گارٹر اور ہارپر دونوں ہی لفٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر شرف نے لفٹ نیچے کی سمت دبا دی اور آہستہ آہستہ شیشے کی لیبارٹری روشن ہونے لگی۔ دفتن ڈاکٹر شرف نے لفٹ کو ایک جگہ روکا۔ شعبان اسے نظر آ گیا تھا۔ شیشے کی لیبارٹری میں وہ متحیرانہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پانی میں اس کی کیفیت پوری طرح نمایاں نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے شاید ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا اور تیرتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے، وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن یہاں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر شرف نے بے چینی سے اسے دیکھا اور اس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ شعبان چند لمحات کچھ کہتا رہا لیکن اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نہیں تھے۔ وہ اس پر اسرار دنیا کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پانی کے جانور اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے اور شعبان ان کی جانب متوجہ تھا۔ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی آواز دوسری طرف نہیں سنی جا سکتی تو وہ پانی میں اور نیچے اترنے لگا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر شرف نے لفٹ کو بھی نیچے اتارنا شروع کر دیا تھا۔ ہارپر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم دیکھ رہے ہو مائی ڈیئر گارڈنر، پانی میں وہ کتنا پرسکون ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنی بکواس بند کرو۔ اب اسے باہر کیسے نکالا جا سکے گا؟ ڈاکٹر شرف جلائے ہوئے لہجے میں بولا اور ہارپر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ڈیئر ڈاکٹر، کیا تم مجھے داد نہیں دو گے کہ میں نے تمہیں کتنا بڑا تجزیہ کرنے کا موقع دیا؟ دیکھو اب اسے اور زیادہ قریب سے دیکھو۔ ہم اسے سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا تمہیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اب تم اسے قریب سے دیکھ سکتے ہو کہ پانی کی گہرائی میں اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں فیرڈ کہ وہ پانی میں اتنا پرسکون ہے کہ کوئی انسان اس قدر پرسکون نہیں رہ سکتا؟ وہ گہرائیوں میں ہے لیکن سانس لینے کے لیے اسے کسی مصنوعی سہارے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی۔ آپ دیکھیے اس کے چہرے پر تردد کے آثار بھی نہیں ہیں، نہ ہی وہ خوف کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے ہارپر تم نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے، لیکن تم اس کے سنگین نتائج سے واقف نہیں تھے کیا؟ ڈاکٹر فیرڈ نے بھی ناخوشگوار انداز میں کہا اور ہارپر کہنے لگا، تجربے کے لیے تو انسانی زندگیاں ضائع ہوتی ہی رہتی ہیں مسٹر فیرڈ۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ ساری کارروائی کی ہے تو میں اس کی تردید نہیں کروں گا۔
یہ فیصلہ تو میں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ ہارپر کے الفاظ پر ڈاکٹر شرف براتے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کر بولا، لیکن اس تجربے کے جائزے کے لیے تمہیں زندہ نہیں رہ سکو گے۔ تم نے ڈاکٹر شرف جملہ ادھورا چھوڑ کر ہارپر پر جھپٹا، لیکن ہارپر نے اسی زور سے پیچھے دھکا دیا اور دوسرے لمحے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ ڈاکٹر شرف کی جانب کر دیا۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، نہیں ڈاکٹر فیرڈ، تم بھی اپنے دوست ڈاکٹر شرف کے ساتھ وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں وہ کھڑا ہے۔ ہاں ڈاکٹر شرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے یہ تجربہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں تم لوگوں کو وہاں چھوڑ کر شعبان کے ساتھ یہاں آیا اور اسے اس جگہ کھڑا کر کے لیور دبا دیا تاکہ وہ پانی میں گر پڑے۔ ذلیل کمینے انسان، یہ تجربہ تو میں بھی بہت پہلے کر سکتا تھا۔ لب تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اسے باہر کیسے نکالیں گے؟ تو نے تو دیکھا گارٹر، ڈاکٹر شیفر اپنی اصلیت پر اتر آئے اور میں جانتا تھا کہ وہ سیدھے ہاتھوں کبھی ہمیں کام نہ کرنے دیں گے۔ ڈاکٹر شرف، ہم اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے ہماری مخلصانہ پیشکش ہے کہ آپ بھی اس کا جائزہ لیں۔ باقی جہاں تک رہا مسئلہ اس کو باہر لانے کا، تو دیکھیے 2 ہی باتیں ہیں۔ سیتا سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ کر اگر وہ اس لیبارٹری سے باہر نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم ہم اس کا اتنا جائزہ تو لے ہی سکیں گے کہ وہ کتنی دیر پانی میں رہ سکتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ گویا اگر وہ نہ نکل سکا تو پھر مر جائے گا، ہارپر نے بے رحمی سے کہا، اور ڈاکٹر شرف اپنے بال نوچنے لگے۔ پھر وہ فیرڈ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، فیرڈ، یہ دھوکہ مجھے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ زندگی میں کبھی میں نے اس قسم کی حماقت نہیں کی، کسی کو یہاں اپنی اس لیبارٹری تک نہیں لایا۔ یہ پہلی حماقت میرے لیے آخری حماقت ہی ثابت ہوئی۔ وہ میں کیا جواب دوں گا کسی کو؟ ڈاکٹر شرف بے پناہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ فیرڈ نے کہا، مجھے افسوس ہے ڈاکٹر شرف، واقعی، لیکن اس بات کا بھی تم یقین کرو، مجھے ان دونوں کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنے ذہن میں کوئی بری بات رکھتے ہیں۔ فرق صرف سوچنے کا ہے مسٹر فیرڈ، ہمارے ذہن میں اب بھی کوئی بری بات نہیں۔ یہ تو ایک تجربہ ہے جس کے لیے ہمارے پاس دوسرے ذرائع نہیں تھے۔ ظاہر ہے اس لڑکے کو آپ لوگ ہمارے حوالے کرنے پر کسی طور تیار نہ ہوتے اور ایسی مشکل میں ہم اس تجربے سے محروم رہ جاتے۔ آخر ہمارا تجربہ کامیاب رہتا ہے اور ہم اس کے بارے میں صحیح صورتحال کا اندازہ لگا پاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے ہم سب ہی کو فائدہ ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر یہ مر بھی گیا تو بہرطور ایک تجربہ تو کم از کم ہمارے سامنے آئے گا کہ پانی کے اندر کسی ایسے انسان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ نہیں شرف، آپ اس سلسلے میں مجھے برائی نہیں دے سکتے۔ پستول کے آگے وہ دونوں بے بس ہو گئے تھے۔ گارٹر پوری طرح شعبان کا جائزہ لے رہا تھا، ان دونوں کو بھی شعبان نظر آ رہا تھا۔ پھر ہارپر بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا، البتہ پستول اس نے اسی طرح ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا کہ اگر ادھر سے ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہو تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دیا جا سکے۔ ڈاکٹر شرف نے لفٹ روک دی تھی اور اب وہ خود بھی پریشان نگاہوں سے شعبان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دفتن ہی اس نے شعبان کو گہرائیوں میں اترنے کا اشارہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ تہہ میں پہنچ کر باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ ساتھ ساتھ ہی وہ شعبان کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تحقیق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شعبان پانی میں اتنا پرسکون تھا اور سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا منہ بھی کھلتا تھا، آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور شفاف پانی میں اس کی کلیلیں نظر آ رہی تھی۔ وہ جانوروں کے ساتھ الٹا ہو جاتا اور ان کے ساتھ ہی پانی کی بلندیوں کی جانب دوڑنے لگتا، پھر ایک دم سے گہرائیوں کی جانب سفر کرتا اور اس کی رفتار مچھلی کی طرح نہ ہوتی تھی، بلکہ شاید مچھلی میں بھی یہ قوت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ پانی میں سیدھی نیچے اتر سکے۔ اس کے لیے اسے راستہ لمبا کرنا پڑتا تھا، لیکن شعبان دونوں ہاتھ نیچے کر کے پانی کی تہہ میں کسی راکٹ ہی کی طرح جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر شرف پانی کی گہرائیوں میں اور نیچے چلا گیا کیونکہ شعبان نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے بعد دفتن ہی ہارپر نے گارٹر کو اشارہ کیا اور گارٹر نے اپنا پستول جیب سے نکال کر انہوں دونوں پر تانتے ہوئے کہا، براہ کرم ڈاکٹر شرف، اب آپ وہاں سے ہٹ جائیے، یہ مشینری اب میرے کنٹرول میں آنے والی ہے۔ تم بے وقوف ہو احمق، لفنگے، تم اس مشینری کو کیا کنٹرول کرو گے؟ لو کر لو، آؤ اس مشینری کو کنٹرول کر لو۔ ڈاکٹر شرف مشین کے پاس سے ہٹ گیا اور گارٹر نے اسے گھورتے ہوئے مشین کا وہ حصہ سنبھال لیا جو لیبارٹری کے ایک گوشے میں بنا ہوا تھا۔
डॉक्टर शरफ गुर्रा कर बोला, जरा इसे ऊपर नीचे करके ही दिखा दो, चलो कोशिश करो, मैं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े साइंसदान हो। गार्टर अजीब सी निगाहों से डॉक्टर शरफ को देखता रहा। फिर उसने शायद लिफ्ट को नीचे ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट जाम हो गई थी। ये क्या तुमने डॉक्टर शरफ? गार्टर ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम क्या समझते हो तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे? ये मेरी लेबॉर्ट्री है और यहाँ के राज बाहर की दुनिया में कभी नहीं जा सकते। इसके अलावा तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें इसकी कोई सजा नहीं मिलेगी, डॉक्टर शरफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। डॉक्टर फेरेट का चेहरा भी धुआं हो गया था। मगर ये सब कुछ तो बेहतर नहीं है डॉक्टर शरफ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने क्या किया है? डॉक्टर शरफ कौनख्वार निगाहों से उन तीनों को देखने लगा, फिर बोला, तुम सफ़ेद चमड़ी वाले एक ही किस्म के लोग होते हो। किसी भी सांवले रंग पर तुम कभी एतमाद नहीं करते, बल्कि उसकी की हुई काविशों को हमेशा अपनाने की फिक्र में सरगर्दा रहते हो। गलती मेरी ही थी, मुझे तुमसे ये बात कुछ नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब इस गलती की सज़ा मैं भी तुम्हारे साथ ही भुगतूंगा। तुम क्या करना चाहते हो डॉक्टर शरफ? तुम क्या करना चाहते हो? डॉक्टर फेरेट परेशान लहजे में बोला। मैं अब ये लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी, समझे? इस शैबान को बचाने का कोई और जरिया तुमने सोचा और ये जिंदा ना बचा तो ये लिफ्ट कभी ऊपर नहीं जाएगी, ये मेरा कॉल है। मगर इस तरह तो हम इसमें मर जाएंगे। अभी कहाँ माय डियर, अभी तो तुम्हें यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी नहीं महसूस हुई। जरा ऑक्सीजन खत्म हो जाने दो इस लिफ्ट की, फिर तुम्हें लुत्फ आएगा। डॉक्टर शरफ पर शायद जनून ही तारी हो गया था। गार्टर और हार्पर के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। हार्पर ने डॉक्टर शरफ की तरफ खौनख्वार निगाहों से देखते हुए कहा, डॉक्टर शरफ देखो, हम इस तजर्बे को कर लें, उसके बाद तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारी दी हुई सजा भी भुगतने के लिए तैयार होंगे। ऐसी कोई कार्रवाई ना करो जिससे हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं। डॉक्टर शरफ मुंह टेढ़ा करके खामोश हो गया था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर वो लोग शैबान की जानब मतवज्जा हो गए। शैबान मज़े से तैर रहा था। गार्टर ने कहा, ज़रा देखो तो सही डॉक्टर शरफ, बराहे करम हमसे तावन करो। और इसके तैरने का अंदाज क्या है? इसे पानी में ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती और ये मसरूर भी है। मुझे यकीन है कि ये नीचे पहुंच जाएगा और बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा। डॉक्टर शरफ ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। फेरेट की निगाहें कभी डॉक्टर शरफ की जानब उठ रही थी और कभी शीशे के खौल में तैरते हुए शैबान की जानब। उसे खुशामदाना अंदाज में कहा, डॉक्टर शरफ बस अब ऊपर चलो, हम किसी भी तरह कोशिश करते हैं कि इस लेबॉर्ट्री के नीचे पहुंचकर इसे बचाने की कोशिश करें। क्या तुम मुझे पागल समझते हो डॉक्टर फेरेट? ये बाहर निकल आया तो तुम भी सब भी इसी जगह से बाहर जा सकते हो, वरना तुम्हारी मौत भी इसी जगह लिखी हुई है। मैं तुमसे कहे दे रहा हूँ कि मैं किसी कीमत पर अब तुमसे तावन नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से जो हमाकत मैंने की उसका खमियाजा मैं अकेले ही नहीं भुगतना चाहता, तुम्हें भी इसके साथ शामिल होना पड़ेगा। डॉक्टर फेरेट झंझलाए हुए लहजे में बोला, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। हार्पर ने ये मुजरमाना हरकत की है, उसने हम पर पिस्तौल ताना है। तुम क्या समझते हो मैं इसका साथी हूँ? देख लूंगा इसे भी, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो वो भी अक्ल से ताल्लुक नहीं रखता। डॉक्टर फेरेट, ये सब तुम्हारी कार्रवाई की हुई है, सब तुम्हारी कार्रवाई की हुई है। अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तो यूँ समझ लो वैसे भी ये तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। दूसरी शक्ल में भी ऐसा ही होगा। लिफ्ट ऊपर ले चलो कुत्ते, लिफ्ट ऊपर ले चलो। हार्पर ने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल डॉक्टर शरफ की पेशानी पर चिपका दी। इतना ही कमज़ोर समझते हो मुझे? पिस्तौल जेब में रख लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हो सकता है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा डॉक्टर शरफ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मार दो, लेकिन अगर ये लड़का मेरी वजह से मौत का शिकार हुआ तो शायद मैं खुद भी जिंदा न रह सकूं। एतमाद की कहानी है दोस्तों, और हम एतमाद के बंदे हैं। हमारा ताल्लुक इस नापाक सफ़ेद चमड़ी से नहीं है जो तुम्हारे जिस्म और चेहरे पर सजी हुई है। हम कौल और ज़ुबान के एक होते हैं, जबकि तुम। मैं अपनी गलती इस हद तक तस्लीम करता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ लाने का गुनाह किया और बेचारे शाबान के बारे में ये तफसीलात बता दी, लेकिन इसके बाद जो कुछ होगा वो सिर्फ तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम समझते क्या हो? हार्पर ने कहा, लेकिन डॉक्टर शरफ खामोशी से एक गोशे में जा बैठा। उसकी निगाहें बार बार शाबान की जानब उठ रही थीं। शाबान ने कई बार शीशे के नज़दीक आकर उन लोगों से कुछ कहना चाहा था, लेकिन बात समझ में नहीं आई। वो कुछ और नीचे उतरा तो हार्पर ने
खुश आमदाना अंदाज में कहा, डॉक्टर शरफ अपनी लिफ्ट को नीचे तक ले चलो, कम से कम देखो वो नीचे जा रहा है, यहाँ से जुम्बश नहीं होगी उस वक्त तक जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि उसके बाहर निकलने का तरीका क्या हो सकता है। मैं क्या बताऊं, मैंने तो उस पर गौर नहीं किया था, हार्पर ने कहा और डॉक्टर शरफ मुंह मोड़कर खामोश बैठ गया। शाबान और नीचे उतर गया था, फिर वो इतना नीचे उतर गया कि अब यहाँ से उसे नहीं देखा जा सकता था। हार्पर ने एक बार फिर गुर्राए हुए लहजे में कहा, देखो डॉक्टर शरफ, मान लो मेरी बात, मान लो नीचे चलो, वरना क्या फ़ायदा, मुझे भी जुनून सवार हो जाएगा। तो उस जुनून में मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा वहाँ बोलो क्या बिगाड़ लोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, हार्पर ने कहा और उसके साथ ही डॉक्टर शरफ पर फायर कर दिया। डॉक्टर फेरड के हलक से चीख निकल गई, लेकिन डॉक्टर शरफ अपनी जगह से उछलकर पीछे हट गया और गोली शीशे के खौल की दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक छिनाके के साथ कई दरारें पड़ गईं, लेकिन हार्पर ने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसने मजीद 2 गोलियां चलाईं और डॉक्टर शरफ उन गोलियों से बचने लगा, लेकिन चौथी गोली डॉक्टर शरफ की पेशानी पर लगी। फेरड मुसलसल चीख रहा था और गार्टर परेशान निगाहों से हार्पर को देख रहा था, जिस पर जुनून सवार हो गया था। डॉक्टर शरफ की पेशानी पर पिस्तौल की गोली ने अपना काम दिखा दिया था। उसकी खोपड़ी की हड्डी तरक गई थी और उससे खून का फवारा बुलंद हो गया। डॉक्टर शरफ के दोनों हाथ फैले और उसके बाद वो ऊंधे मुंह नीचे आ रहा, लेकिन साथ ही गार्टर के हलक से एक दिलखराश चीख निकली थी, वो अहमद गधे जलील कुत्ते, देख तेरी दीवानगी ने क्या रंग दिखाया। उसका इशारा शीशे के खोल की टूटी हुई दीवार की जानब था, जिससे अब पानी रस रहा था और शायद पानी का दबाव शीशे के खोल पर पड़ता जा रहा था। चौका सुराख हो चुका था, इसलिए पानी का दबाव इस सुराख को मजीद वसी कर रहा था। हार्पर ने यह सूरत हाल देखी तो उसके औसान खता हो गए। वो पागलों की तरह दौड़ा और बस मशीनरी के करीब पहुंच गया जो लिफ्ट को नीचे ऊपर ले जाती थी। मशीन पर उसने पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी, लेकिन टच से मिस ना हुई। उसमें पानी भरता जा रहा था और शीशे का सुराख जिस कदर चौड़ा हो रहा था, पानी की धार उसी तेजी से अंदर आ रही थी। फिर एक खौफनाक आवाज के साथ शीशे की दीवार का एक तकरीबन 2 फुट चौड़ा हिस्सा टूटा और इसके बाद पानी की तेज धार ने आन की आन में लिफ्ट में छत तक रिसाई हासिल कर ली। वो तीनों इस पानी में डूब गए। उनके सांस रुक रहे थे और खौफजदा अंदाज में चीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी उनके हलक में भर गया था और उसके बाद पानी का खौफनाक रेला लिफ्ट से टुकड़े उड़ाकर ऊपर की जानब चल पड़ा। वो तूफानी अंदाज में बुलंद होकर लिफ्ट के सबसे ऊपरी हिस्से में आया और उसके बाद उसके हट के एक एक गोशे में फैल गया। अतराफ में कुछ लोग मौजूद थे। थोड़े फासले पर दरदाना की हट भी थी, जहां वो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। शायद रॉबर्ट हाक और दूसरे लोग भी आसपास मौजूद थे। वो इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पानी का खौफनाक रेला फिजा में बुलंद हुआ। उसकी कैफियत एक फवारे की सी हो गई और उसके बाद वो नशीब में बहता हुआ समुंदर की जानब चल पड़ा। ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज मंजर था। एक हट थी जो बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, लेकिन अब उसके हर हिस्से से पानी बह रहा था और पानी नीचे गिरकर खुश्की का एक काफ़ी फासला तय करता हुआ नशीब में समुंदर तक पहुंच रहा था। उसका फैलाव सिर्फ इसलिए ज़्यादा नहीं हो सका कि यहाँ से नशीब था और पानी एक महदूद दायरे में नशीब की जानब बह रहा था। देखने वालों ने यह हौलनाक मंजर देखा और वहां से भाग खड़े हुए। उनकी समझ में यह सब कुछ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद खुलबली मच गई। अतराफ में शायद पुलिस का पहरा भी रहता था, चुनाचा बहुत से पुलिस वाले इस तरफ चल पड़े, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा उनके लिए भी होश रुबा था। उनकी निगाहें खुली की खुली रह गईं। फिर उनमें से किसी ने हेडक्वार्टर को फ़ोन किया और थोड़ी देर के बाद पुलिस की गाड़ियां यहाँ पहुँच गई, लेकिन हट के करीब कोई नहीं जा रहा था। समुंदर के उस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। पुलिस के जवान उधर इधर भागे फिर रहे थे। फिर दूसरे मुतअल्लिका महकमों को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस के जवान बेशुमार गाड़ियों में वहां पहुंच गए। सारे इलाके को घेर लिया गया।
आसपास के जो हट थे वो खाली कराए जा रहे थे। एक हट में दर्दाना भी बेहोशी के आलम में मिल गई और उसे वहां से मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वालों ने उसे भी अपनी तहवील में रखा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। दर्दाना में भी अभी होश के आसार नहीं थे, चुनाचा एक गाड़ी में लेटा कर उसे अस्पताल भिजवा दिया गया। कुर्बो जवार के हटों में जो लोग मौजूद थे उनसे भी फौरी तौर पर हट खाली कर देने के लिए कहा गया और एक अनोखा तूफान खड़ा हो गया। ये खबरें रफ्ता रफ्ता फैलती जा रही थीं और लोग जोग दर जोग उस हैरतनाक वाक़े को देखने के लिए आने लगे, लेकिन बात उनमें से किसी की समझ में नहीं आ सकी। एक हट से पानी इस तूफानी अंदाज में कैसे बुलंद हो रहा है। अलबत्ता समंदर ने कोई फैलाव इख्तियार नहीं किया था, सीता से पानी ऊपर जा रहा था। अगर हट के दरवाजे खिड़कियां खुले हुए ना मिलते तो शायद ये हट भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता था, क्योंकि पानी का तेज़ दबाव बल आखिर उस हट का खात्मा करने ही वाला था। सुबह से रात हो गई और मुअम्मा हल नहीं किया जा सका। 2 हेलीकॉप्टर फिजा में चकरा रहे थे और काफ़ी नीचे परवाज करके जायजा ले रहे थे, लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हुआ। फिर अचानक ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हट के परखच्चे उड़ गए। बड़े बड़े पत्थर रेले में बहकर दूर तक समुद्र में जा गिरे और अब यहाँ एक खौफनाक गड्ढे के अलावा और कुछ नहीं था। गड्ढे से पानी की धार उबल रही थी और नशीब में बहकर दोबारा समुद्र में जा मिलती थी। इस इलाके को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया। आला हकाम अहकामात जारी करने लगे। अतराफ में फौरन ही खारदार तारों की बाड़ लगा दी गई और जितने हट इस बाड़ के इलाके में आ रहे थे उन्हें मशकूक करार देकर खाली करा लिया गया। अब यहाँ किसी ज़ी रूह का वजूद नहीं था। खारदार बाड़ की दूसरी तरफ पुलिस चौकन्ना थी और किसी भी लम्हे किसी खौफनाक वाक़े से निपटने के लिए मुंतज़िर। दुर्दाना को अस्पताल में होश आया। कुछ देर तक तो उसे सूरत हाल का एहसास ही ना हो सका। क्लोरोफार्म की बू दिमाग में रची हुई थी और तबीयत भारी भारी हो रही थी। उसने अजनबी निगाहों से उस कमरे के माहौल को देखा और फिर उसे वाक़यात याद आ गए। वो हड़बड़ाकर उठ गई। सामने ही उसे एक नर्स नजर आई जो किसी काम से अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी। दर्दाना ने चौंक कर नर्स को देखा और फिर उसकी समझ में आ गया कि ये सफ़ेदी अस्पताल की है। नर्स उसे देखने लगी थी। हेलो, सुनो, मैं कहाँ हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अस्पताल में हो और बेहोशी के आलम में यहाँ लाई गई थी। ओह, मेरे साथ एक लड़का भी था, क्या वो? नहीं, तुम यहाँ तन्हा आई हो। बराह करम तुम मुझे किसी डॉक्टर से मिलवा दो, मैं किसी डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। नर्स ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर बाहर निकल गई और चंद लम्हात के बाद वो एक नौजवान डॉक्टर के साथ वापस आई। हेलो डॉक्टर। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैडम, आपको पुलिस ने यहाँ पहुँचाया है, मुझे इजाज़त नहीं, मैं पुलिस की इजाज़त के बगैर आपको यहाँ से जाने दूँ। पुलिस? लेकिन आखिर क्यों? बराह करम ये सवाल आप उसी पुलिस अफीसर से कीजिए जो आपको यहाँ लेकर आए हैं। सुनो डॉक्टर, मैं कोई बेहसीयत इंसान नहीं। यहाँ अगर मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ रखा गया तो तुम लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं पूरा कर रही हूँ। बेहतर यह कि फौरी तौर पर मुझे उस इंस्पेक्टर से मिला दो। इत्तफाक की बात है कि पुलिस अफीसर अभी अभी यहाँ आए हैं और उन्होंने बड़े डॉक्टर से आपके बारे में पूछा है। मैं उन्हें इत्तला दिए देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, दर्दाना ने कहा और डॉक्टर ने शाने उचका दिए। दर्दाना डॉक्टर के साथ चल पड़ी। डॉक्टर शायद अस्पताल के सर्जन के कमरे में उसे ले गया था। यहाँ दर्दाना ने एक पुलिस अफीसर को देखा। पुलिस अफीसर दर्दाना को देखकर चौंक पड़ा। उसने दर्दाना की तरफ मतवज्जा होकर कहा, आइए आइए, कैसी हैं आप? ठीक हूँ इंस्पेक्टर, मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कोई ख़ास बात नहीं है मैडम। दरअसल शहर पर एक हादसा हो गया था और आप अपने हट में बेहोश पाई गई थी। जाहिर है आपको अस्पताल पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ था। साहल पर क्या हादसा हो गया है? अजीबोगरीब, नाकाबिले यकीन। एक हट में से अचानक पानी उबलने लगा और अब ये कैफियत है कि अब उस हट की जगह एक हौलनाक गड्ढा है। उस गड्ढे में से पानी उबलकर समुद्र में वापस जा रहा है। अपनी नौइयत का ये इतना हैरतनाक वाक़या है कि सब की अक्लें चकराई हुई हैं। दर्दाना अब
अपने बारे में पुलिस को मुतमिन करके वहां से निकल आई। उसे शाबान के बारे में फिक्र बहुत थी, चेहरे से परेशानी अयां थी। उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर अपने घर की जानब चल पड़ी। सर बुरी तरह चकराए जा रहा था। ये एहसास उसे खौफजदा कर रहा था कि कहीं शाबान को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। गलती उसकी नहीं थी, उसने तो असद शहराजी की हदायत पर ही डॉक्टर शरफ से ताल्लुकात अस्तवार किए थे और असद शहराजी ने डॉक्टर शरफ से पूरे ताउन का वादा किया था। टैक्सी ने उसे उसकी मंजिल पर छोड़ दिया और ड्राइवर को बिल अदा करके अंदर चल पड़ी। पाँव में लड़खड़ाहट थी। अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले जो शख्सियत नजर आई वो शाबान ही की थी। उसे देखकर दर्दाना शशदर रह गई। फिर वो शाबान की तरफ दौड़ी। शाबान के होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट थी। दर्दाना ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना शाबान? हाँ मैं ठीक हूँ, शाबान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया और दर्दाना उसे लिए हुए अंदर दाखिल हो गई। शाबान को देखकर उसकी तमाम परेशानी या कलख्त दूर हो गई थी। शाबान को उसने अपने सामने बिठाते हुए कहा, ओह मेरे खुदा, मैं तो मर ही गई थी। क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ, बराह करम मुझे बताओ। आप सुकून का सांस लीजिए आंटी, कोई खास बात नहीं है, मैं आपको तफसील बताए देता हूँ। शाबान ने हट में होने वाली तमाम कार्रवाई दर्दाना को बताई और वहाँ से निकल आया। दर्दाना ने बेइख्तियार शाबान को अपने सीने से लगा लिया था। तुम बच गए शाबान, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशगवार वाकया है। आज डॉक्टर शरफ बेचारा अपने दोस्तों का शिकार हो गया, मगर गलती उसी की थी। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश बैठा रहा था। दूसरे दिन के अखबारात में दर्दाना ने पूरी तफसील पढ़ी और शशदर रह गई। डॉक्टर शरफ की मौत की इत्तला दर्ज थी और उन तीनों आदमियों की लाशों का तज़किरा भी वो अपनी ही साजिश का शिकार हुए थे। डॉक्टर शरफ का ये सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन दर्दाना पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। जाहिर है असद शहराजी की हदायत पर उसने अब तक ये अमल किया था, वरना बाकी ज़िंदगी तो जिस अंदाज में गुजर रही थी गुजर ही रही थी। उसके फ़राइज़ ये थे कि वह शाबान की निगाहदाश्त करे और उसका तज्ज़िया करती रहे। असद शहराजी पूरे 3 माह बाद वापस आया था और अपने घर और कारोबार का जायजा लेने के बाद वह दर्दाना के पास पहुंचा। शाबान को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो शाबान, तुम तो 3 माह में बहुत बदल गए। शायद शाबान ने मामूल के मुताबिक मुख्तसर कहा, कहो दर्दाना, कैसे गुजरे ये 3 माह? बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक है। हमारे डॉक्टर शरफ का क्या हाल है? डॉक्टर शरफ अब दुनिया में नहीं हैं, दर्दाना ने दुख भरे लहजे में कहा और शहराजी उछल पड़ा। अरे क्या हो गया था उसे? और जवाब में दर्दाना ने पूरी कहानी सुना दी। असद शहराजी सकते के आलम में रह गया। फिर उसने कहा, मैं तो उसके तावन से बहुत से मंसूबों की तकमील का तसव्वुर रखता था। गलती डॉक्टर शरफ की थी शहराजी साहब, उन्हें अभी शाबान की कहानी आम नहीं करनी चाहिए थी। इससे मुझे भी एक सबक मिला, असद शहराजी ने मुतासर लहजे में कहा। वो क्या जनाब? दर्दाना ने असद शहराजी को देखते हुए पूछा। दरअसल शाबान हमारे लिए एक अनोखी शख्सियत रखता है और इस महम के दौरान भी मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है। इंसान अनोखी शख्सियतों का तज़किरा अपने दोस्तों के सामने करता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है शाबान की शख्सियत को मंजर आम पर लाने से हमें यह खतरा लाहक हो सकता है कि जुराइम पेशा अफराद इसके पीछे लग जाएंगे। ऐसा कोई नौजवान उसके लिए भी बाइस कशिश हो सकता है। दर्दाना, मेरी राय है कि शाबान को खामोशी से परवान चढ़ाया जाए। उसकी इस शख्सियत का तज़किरा किसी से ना किया जाए, बल्कि उसे इस काबिल बना लिया जाए कि वो खुद भी हालात को समझकर सही फैसला कर सके। अब देखो ना, इन लोगों ने अपनी जान भी खोई और डॉक्टर शरफ जैसे कीमती इंसान को भी खत्म कर दिया, जो समुद्रियात के सिलसिले में हमारा हर मुआवन साबित हो सकता था। अगर वो उन लोगों को शाबान के बारे में तफसीलात ना बताता तो यकीनी तौर पर यह सब कुछ ना होता। मैंने इस महम के दौरान सिर्फ समुंदर पर निगाह रखी है। दुनिया के ऐसे लातादाद पुरअसरार खित्ते हैं जहाँ की कहानियां अभी इंसानी जुबानों तक नहीं पहुंची। समुंदर का बेशतर हिस्सा ऐसा है जहाँ समुद्री जहाज़ों का गुजर भी नहीं होता। वहाँ जज़ायर भी हैं और ज़ैर समंदर अनोखी कहानियाँ भी। ऐसी कहानियों में शाबान हमारा बेहतरीन मुआवन साबित हो सकता है। अगर हमने इसकी शख्सियत को आम कर दिया तो जुर्म की दुनिया के लोग
उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे और अच्छी खासी कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो जाएगा। नहीं दर्दाना, हमें अपनी पॉलिसी तब्दील करना होगी। शाबान को अब बिल्कुल खामोशी से एक आम नौजवान की हैसियत से परवरिश किया जाएगा और उसकी कहानी अब सिर्फ हम दोनों के जहनों में महफूज रहेगी। इस मुहिम के दौरान मेरी मुलाकात एक कैप्टन से हुई जो यमन से ताल्लुक रखता है। ये जवान बहुत पुरअज़म और जंगजू है। समुंदर की दुनिया में उसका बहुत बड़ा मकाम है। मैंने यूं ही उससे कह दिया था कि समुंदर में विलादत पाने वाला एक नौजवान मेरी निगाहों में है जो अजीबोगरीब खसूसियात का मालिक है। कैप्टन बिलाल ने मुझसे उस नौजवान से मिलने मुलाकात की फरमाइश की और मैंने उससे वादा कर लिया। अलबत्ता खुशकिस्मती से मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो नौजवान मेरे पास ही परवान चढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा किया मैंने। हालांकि कैप्टन एक उम्दा किस्म का इंसान है, ताहम मेरा ख्याल है उसे इतना बताकर भी मैंने गलती की है। तो अब हम दर्दाना यूं करें कि आइंदा अपने तौर पर ही शाबान पर तजर्बात करते रहेंगे। मेरा ख्याल है मुझे अपनी महम्माती जिंदगी का दौर खत्म करना पड़ेगा और चंद साल सिर्फ शाबान पर रिसर्च करते हुए गुजारना होंगे। बहरहाल जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हमें नए मंसूबों पर अमल करना होगा। दर्दाना ने असद शेराजी की बात से इत्तफाक किया। असद शेराजी ने वाकई अपने आप को महदूद कर लिया और अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकता था करता रहा। उधर शाबान का ये आलम था कि वह हर लम्हा एक नए इंकशाफ का जाल बुनता था और ये लोग उसकी तमाम कैफियत को नोट करते जा रहे थे। जहानत का ये आलम था कि जो कुछ तस्लीम उसे दी गई थी उसने कई गुना बढ़ाकर पेश किया। जिस्मानी तौर पर भी उसके बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज ही। चंद ही सालों में वो एक खूबसूरत नौजवान नजर आने लगा जिसकी उम्र उन लोगों के हिसाब से उतनी नहीं थी जितना वो नजर आने लगा। उसकी बेमिसाल जवानी और मर्दाना वजाहत बहुत सी दिलचस्प कहानियों का बायस बनी हुई थी और खुद दर्दाना एक औरत की निगाह से उसे देखती तो उसे ये महसूस होता कि वो सनफ़े मुखालिफ के लिए इंतहाई पुरकशिश नौजवान है। ये एक नया मसला था जो उन लोगों के लिए उलझन का बायस भी बन सकता था। असद शिराज़ी इस दौरान समुंदर के बारे में इतनी मालूमात हासिल कर चुका था कि अब उसे माहिर समुंदरियात कहा जाता था। लातादाद कीमती और नायाब किताबें उसने समुंदर से मुतल्लक हासिल की थीं। उसमें शवाहद जमा किए जिनमें समुंदर से मुतल्लक पुरइसरार कहानियाँ मौजूद थीं और इस तरह उसके पास बेहतरीन मवाद मुहैया हो गया। दर्दाना शाबान की तरबियत के दौरान दिलचस्प वाक़या से दो चार होती रहती। एक रात शाबान की कैफियत अचानक बिगड़ गई थी और वो शदीद बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन तकरीबन एक हफ्ता शाबान शदीद बीमारी का शिकार रहा। उसकी कैफियत में कोई अफाका नहीं हुआ। डॉक्टर सामान ने उन्हें मशवरा दिया कि शाबान को हस्पताल में दाखिल करा दिया जाए और असद शेराज़ी ने शाबान की बिगड़ी हुई हालत को देखकर इस बात पर अमल करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन ये इत्तफाक था कि उस दिन दर्दाना की निगाह उस थैली पर पड़ गई जिसमें कुछ अजीबोगरीब किस्म के पत्थर मौजूद थे और उसे उस पुरइसरार औरत का कहा हुआ ये जुमला याद आ गया कि इस थैली में शाबान की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और ना जाने दर्दाना को क्या सूझी कि उसने उसमें से एक पत्थर निकाल लिया और उसे पानी में डुबोकर या तकरीबन 1 घंटे तक पानी में डूबने के बाद उसने वह पानी शाबान को पिला दिया और उसके जो नताइज बरामद हुए उन्हें देखकर दर्दाना शशदर रह गई। शाबान बिल्कुल ठीक हो गया। उधर असद शेराज़ी शाबान को हस्पताल ले जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुका था, लेकिन शाबान को देखकर वो भी हैरान रह गया। उसने दर्दाना से कहा, ये क्या हुआ दर्दाना? शाबान की कैफियत तो ठीक नजर आ रही है। मेरा ख्याल है अब उसे हस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। गलती मुझसे हुई थी, कुछ बातें भूल गई थी मैं। शाबान का इलाज तो हमारे पास मौजूद है। वो क्या? असद शेराज़ी ने मुतअज्जबाना अंदाज में कहा और दर्दाना ने पत्थरों की वो थैली असद शेराज़ी के सामने पेश कर दी। असद ने मुतहय्यराना अंदाज में उसे देखा और बोला, ये क्या है? जवाब में दर्दाना ने वो कहानी असद को सुनाई थी जो उसके इल्म में थी। वो हैरान रह गया। फिर उसने कहा,
इसमें से एक पत्थर मुझे दे दो। दर्दाना, मैं इसका केमियावी तज्जिया कराऊंगा, मालूम करूंगा कि ये क्या है। और दर्दाना ने एक पत्थर असद शहराजी को दे दिया। जो पत्थर पानी में इस्तेमाल किया गया था उसका हजम किसी कदर कम हो गया था। दर्दाना ने 3 दिन तक उस पत्थर को इस्तेमाल किया था और तीसरे दिन वो पत्थर पानी में तहलील हो गया था। लेकिन 3 दिन के इस्तेमाल से शाबान के चेहरे की खोई हुई वो रौनकें वापस लौट आईं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उधर असद शहराजी ने अपने तौर पर उस पत्थर के केमियाई तज्जिए के लिए मुतलका लोगों से राब्ते कायम किए और उसकी दरख्वास्त पर एक माहिर पत्थर का केमियाई तज्जिया करने लगा। लेकिन उसकी रिपोर्ट बड़ी हैरान कुन थी। उसने कहा कि ये पत्थर मुख्तलिफ नमकियात का मुरक्कब है जिसमें चंद चीज़ें मालूम की जा सकती हैं और बाकी चीज़ें ऐसी पुरइसरार कैफियत की हामिल हैं कि उन सुराग ही नहीं लगा सका। ऐसे किसी पत्थर का वजूद अभी तक नहीं पाया गया। ये कहाँ से हासिल हुआ शहराजी साहब? बस ऐसे ही मुझे समुंदर के किनारे पड़ा मिल गया था और मुझे ये एहसास हुआ कि इस पत्थर में कोई नुमायाँ खूबी है। जो केमियाई अशिया इसमें मौजूद हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया के लिए एक नई तहकीक का बाब खोल देंगी। लेकिन आपके इस इंकशाफ से कि ये पत्थर समुंदर के किनारे से मिला है, एक और ख्याल पेश कर सकता हूँ। क्या? असद शहराजी ने पूछा। समुंदर के बारे में अभी हमारी मालूमात महदूद हैं। वहाँ से जो कुछ बरामद हो सका है वो दुनिया के इल्म में आ गया है। लेकिन समुंदर की वसी और इस दुनिया में ना जाने क्या क्या मौजूद है। अगर उसके बारे में तहकीक की जाए तो ये दुनिया हैरान रह जाएगी। इंसान खुशकी पर आबाद है और समुंदर उन खजानों से महरूम है जो उसे सेहत व जिंदगी भी मुहैया कर सकते हैं। अगर माहिरीन समुंदर से सिर्फ कीमती अशिया निकालने की बजाय इसकी तह में मौजूद हर चीज़ का जायजा लें तो यकीनन दुनिया को ऐसी हैरतनाक चीज़ें पेश की जा सकती हैं जो इसके बाद बहुत से मसाइल का हल बन जाएं। कुछ अरसा कबल की बात है कि कुछ गोताखोरों को समुंदर से एक अजीबोगरीज घास दरियाफ्त हुई। इत्तफाक की बात ये कि उस घास को सिर्फ खूबसूरत घास समझकर बाहर ले आए और उन्होंने उसे देखने के बाद जब वो मुरझाने लगी तो फेंक दिया। जिस जगह उस घास को फेंका गया था वहाँ खेत उगे हुए थे और उन खेतों की कैफियत बाद में ये हुई कि वो इस तरह बढ़े कि उनके मालकान हैरान रह गए। बाद में उनके बारे में मालूमात हासिल की गई तो पता ये चला कि ये सिर्फ उस घास के असरात थे। बाद में गोताखोरों को वो घास दोबारा दरियाफ्त ना हो सकी, लेकिन समुंदर में उसकी मौजूदगी पता देती है कि अगर उसे हासिल कर लिया जाए तो दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो इंतहाई कार आमद हो सकती है। दिलचस्प बात ये कि उस घास की मदद से जो फसल उगी उसका भी पूरा तज्जिया किया गया। उसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत और कुव्वत पाई गई जबकि कोई मुज़र चीज़ उसमें मौजूद नहीं थी। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है असद शहराजी, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि हम समुंदर से खातर ख्वाह फ़ायदा उठाएं तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। असद शहराजी ने गर्दन हिला दी, लेकिन उस शख्स की गुफ्तगू से उसके जहन में एक नया बाब खुल गया। उस माहिर के अल्फाज ने असद शहराजी को एक नए रास्ते पर ला डाला। वाकई अगर समुंदरियात से मुतल्लक कुछ ऐसी चीज़ें उसे मालूम हो जाएं तो इस दुनिया के लिए बेहतरीन इंसान बन सकता है। और इस मौजू पर उसने दर्दाना से भी गुफ्तगू की। दर्दाना इंसान अपनी ज़ात को हमेशा नामुकम्मल महसूस करता है। बहुत से शौक ऐसे होते हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ की सैर करा देते हैं। अपने नवारद खाने में जिन कीमती अशिया का इजाफा कर चुका हूँ वो बेशक अपने तौर पर बड़ी आला हसीयत की हामिल हैं, लेकिन इस दुनिया के बाद जब उस दुनिया से जाऊंगा तो ये तमाम चीज़ें मुंतशिर हो जाएंगी। मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह मैंने उन्हें हासिल किया है इस तरह दूसरे लोग उनकी हिफाजत ना कर सकेंगे। तो फिर ये बताओ मुझे इससे क्या मिला? सर, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है इसका कोई हल हमारे पास नहीं है। दर्दाना, हमारे पास इसका हल मौजूद है। मेरे पास बड़ी कीमती चीज़ें मौजूद हैं और मैं उनके ज़रिया बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर सकता हूँ, लेकिन दौलत मुझे या मेरे किसी चाहने वाले को क्या दे सकती है? जाहिर है ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा अमल हम शुरू कर दें दर्दाना जिसके तहत
इंसानियत को इस कायनात में कुछ मिल सके तो क्या ये हमारी मौत के बाद भी हमारे लिए कार आमद नहीं होगा। लोग कम से कम ये तो कह सकेंगे कि ये असद शेराज़ी था जिसने उनकी ये मुश्किल हल की। दर्दाना अजीब सी निगाहों से असद शेराज़ी को देखने लगी। क्या आपके ज़हन में कोई नया ख्याल परवरिश पा रहा है? हाँ दर्दाना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक किताब लिखूं कि इसी किताब में जो मेरी मौत के बाद या मेरी ज़िंदगी में दुनिया के लिए उनके मसाइल का हल का एक नया बाब खोल दे। और इसका तस्वर मेरे जहन में उस पत्थर के कमाई तजज़िये से जागा है। असद शेराज़ी ने दर्दाना को उस माहर की कही हुई तमाम बातें तफसील से बताईं और दर्दाना भी हैरान रह गई। ये बात तो वाकई काबिल गौर है सर। दर्दाना, समुंदर से तेल निकाला जा रहा है, समुंदर में मादनियात तलाश की जा रही हैं और भी बहुत से काम हो रहे हैं समुंदर में, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है इब्तदाई हैसियत रखती हैं। हम अगर अपनी तहकीक का अंदाज बदल दें और कुछ इस तरह का काम करें कि हमें समुंदर से ऐसे नाकाबिल यकीन चीज़ें दरियाफ्त हों जो बाद में दुनिया के मसाइल का हल हो जाएं, तो क्या ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा नहीं होगा? ये सारी दौलत, ये सारा सब कुछ जो मेरे पास मौजूद है, मेरे किसी काम नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम अपनी महम जो ज़िंदगी का आगाज़ इस तरह करें कि दुनिया भर के समुद्रों में जगह जगह काम करते फिरें और वहाँ समुद्र की गहराइयों में तहकीक करें और कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त कर लें जो इंसानियत के लिए कार आमद हों, तो क्या ये हमारा बेशबहा कारनामा नहीं होगा? यकीनन सर, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये काम आसान होगा? इस मुश्किल को हम शाबान के ज़रिए आसान बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शाबान हमें इस सारी दुनिया में रोशन कर देगा, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी दस्तयाब हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होगी। तो सर, आपका मंसूबा क्या है? इस पर दर्दाना बहुत गौर खोज करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मेरे यहाँ आमदनी का जो औसत है वो इतना है कि उसमें से बेशुमार काम कर सकता हूँ, लेकिन बाकी अशिया जब मेरे पास बेकार पड़ी हैं और मैंने उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए महदूद कर रखा है जो मेरे लिए वाकई बेकार हैं, बेहतर यह है कि उन अशिया से जो दौलत हासिल हो उसके तहत मैं एक ऐसी लेबॉरेटरी कायम करूं जिसमें समुद्रों से मुतल्लक चीज़ों की तहकीकात की जा सके। मेरा ख्याल है हम शाबान की शख्सियत को तारीकी में रखते हुए अपने उस काम का आगाज़ जदीद तरीन पैमाने पर करें। मैं समझता हूँ दुनिया भर में समुंदर से मुतअल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले मुझसे बेहतरीन ताआवुन करेंगे। असद शेराज़ी के जहन में ये बात जम गई थी, चुनाचा उसने एक इंतहाई अनोखी लेबॉरेटरी की बुनियाद डाली। उसके लिए उसने कसीर सरमाया खर्च करके एक बड़ी सी जगह हासिल की और वहाँ एक इमारत की तामीर शुरू कर दी। समुंदर के बारे में तहकीकात करने के लिए दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक से में बाकायदा इदारे होते हैं, लेकिन जो लेबॉरेटरी असद शेराज़ी तामीर कर रहा था वो अपने तर्ज की वाह थी। यहाँ समुंदर की गहराई में पाए जाने वाली अशिया के बारे में तहकीकात के लिए राह हमवार की जा रही थी। वो धुन का पक्का था, सरमाए की कमी नहीं थी। चुनांचे दुनिया भर से उसे जो दस्तयाब हो सकता था उसके हसूल के लिए कोशां हो गया और ये अजीम शान और अनोखी लेबॉरेटरी अपने तकमील के मराहल पर पहुंचने लगी। असद शेराज़ी ने उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपना नवर्द खाना फ़रोख्त कर दिया और कीमती तरीन अशिया दुनिया के बेशुमार ममालिक के शौकीन लोगों ने हासिल कर ली। असद शेराज़ी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। दर्दाना के सपुर्द जो जिम्मेदारी थी वो उसे बेहुस्न खूबी सर अंजाम दे रही थी। बिलाशुबा वो एक अनोखी शख्सियत तश्कील करने में मसरूफ़ थी। ज़ुबानों के माहर असद शेराज़ी की हदायत पर शाबान को मुख्तलिफ ज़बानों की तरबियत दे रहे थे और जहाँ तक शाबान का ताल्लुक़ था वो अपनी ज़ात में हमेशा ही अनोखा साबित हुआ था। जो जिम्मेदारी उसके सपुर्द की जाती उसकी तकमील में मशीन की तरह मसरूफ़ हो जाता। उन दिनों वो ख़ुसूसन जापानी ज़ुबान सीख रहा था और उसकी तरबियत कुंदा एक जापानी खातून मिशेल कोयाई को तुम्हें मैडम कोयाई को का कहना था कि इतना होनहार शागिर्द उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिला जिसे कोई चीज़ समझाने के बाद समझाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। दर्दाना के भी मैडम याईगो से बेहतरीन ताल्लुकात कायम हो गए थे। वो दर्दाना से अक्सर शाबान के बारे में गुफ्तगू करती रहती थी। ये नौजवान तुमसे क्या ताल्लुक़ रखता है मिस दर्दाना? उसने दर्दाना से सवाल किया और दर्दाना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
रिश्तों को नाम देना बाद औकात मुश्किल हो जाता है मैडम याइगो। बस यूँ समझ लीजिए कि ये मेरे पास बहुत पहले आया था और मुझे इसकी तरबियत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपका कहना दुरुस्त है मिस्टर दाना, रिश्ते सिर्फ खून ही से तश्कील नहीं पाते। बाद औकात इंतहाई मजबूत रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें खून का कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके वालिदैन कौन थे? बस जो थे अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे बास असद शिराजी ने इसे औलाद की तरह परवरिश किया है। शाबान अपने आप में गुम इंसान था। कभी कभी वह बहुत शगुफ्ता गुफ्तगू भी कर लेता था, लेकिन ऐसे लम्हात बहुत कम होते थे। एक दिन उसने याइगो से कहा, आपका ताल्लुक जापान से है मैडम? हाँ, क्यों? जापान कैसी जगह है? एक ऐसे शख्स से तुम उसके वतन के बारे में पूछ रहे हो जो वतन से दूर है, और दूर रहकर तो मोहब्बत और शदीद हो जाती है। वैसे भी मेरा जापान बेमिसाल है। अगर मैं आपका वतन देखना चाहूँ तो तुम्हारे लिए भला क्या मुश्किल है मिस्टर शाबान? मेरा ख्याल है अगर तुम इसका अजहार मिस्टर असद शिराजी से करो तो वो तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील फौरन कर देंगे। मैं दुनिया के दूसरे ममालिक भी देखना चाहता हूँ, शाबान ने कहा। यकीनन तुम्हें देखने चाहिए, मैडम याइगो ने जवाब दिया। आप जो कुछ मुझे सिखा रही हैं उसकी तकमील में कितना अरसा लग जाएगा? मेरा ख्याल है मजीद 1 माह मुझे दरकार होगा। तुम मेरी जुबान इतनी खूबसूरती से बोल लेते हो कि तुम पर अहले जुबान होने का शुबा होने लगता है। मुझे जो कुछ सिखाया जाता है मैडम, मैं उसमें सिर्फ सिखाने वाली जुबान पर गौर नहीं करता, बल्कि उसके चेहरे के तासरात को नोट करता हूँ, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा जुमला किस तासर के तहत बोला जाता है। तुम्हारी बेमिसाल जहानतों का तो मैं दिल से एतराफ़ कर चुकी हूँ। तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो जाने के बाद मैं वापस जापान चली जाऊंगी। शुक्रिया मैडम, शाबान ने जापानी जुबान में कहा और मैडम याइगो ने गर्दन खम कर दी। जिंदगी के मामूलात यूं ही चलते रहे और असद शिराजी अपने काम की तकलीफ में मामूर रहा। उसकी जद्दोजहद हुकूमत की निगाहों से दूर नहीं रह सकी थी और इस सिलसिले में वो जो काम कर रहा था, किसी तौर अखबारी नुमाइंदों को भी इत्तला मिल गई और उन्होंने असद शिराजी पर हमला कर दिया। वो उससे इस अनोखी लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे जो बहुत ही आला पैमाने पर तामीर हो रही थी और जिस पर बेपनाह सरमाया सिर्फ किया जा रहा था। असद शिराजी ने उनसे माजरत करना चाही तो अखबारी नुमाइंदों ने उसे मजबूर कर दिया कि कम अज कम अपने उस काम की थोड़ी बहुत तफसीलात तो उन्हें बताएं। तब असद शिराजी एक गहरी सांस लेकर बोला, दोस्तों, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे जहन का फतूर समझा जाए। बस एक तसव्वुर आया था जहन में और उसकी तकमील के लिए ये खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी की दास्तान तो बहुत तवील है। मुख्तसर तुम्हें इस बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैंने होश संभालने के बाद अपने आप को इस दुनिया में एक ऐसे रास्ते पर चलाने की कोशिश की जिसके आम लोग रसिया नहीं होते। उसे मेरा शौक समझ लिया जाए या मेरी जहनी रो। मैंने महमजोई का रास्ता मुंतखब किया। वालिदैन के तरके में से मुझे बहुत कुछ मिला था। हालांकि एक महमजो जिंदगी का मालिक होने के बाद कारोबारी मसाइल पर जरा कम ही तवज्जो दी जा सकती थी, लेकिन मैंने दोनों काम एक साथ ही किए और उन्हें काबू में करने में कामयाब हो गया। मैंने महमजोयाना जिंदगी में बहुत से तजर्बात भी किए जिनका मुझे खातर ख्वाह फायदा हासिल हुआ। इसके साथ साथ ही मेरा जहन में एक बार समुंदर की दुनिया का ख्याल आया और मैंने ये सोचा कि समुंदर दुनिया का तहाई हिस्सा है। हम खुश्की के रहने वाले बेशक समुंदर की दुनिया से थोड़ी बहुत वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया को मुकम्मल तौर पर समझने का दावा नहीं कर सकते, तो एक नई दुनिया के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल कर लेने का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि कुदरत का निज़ाम किसी जगह किसी तौर पर कमज़ोर नहीं होता। हम अगर कुदरत के कारनामों का थोड़ा बहुत भी तर्जिया करते हैं तो ऐसे ऐसे अनोखे इंकशाफात होते हैं, बाद औकात अक्ल व फहम से हट जाते हैं। इंसान, जानवर, नबातात, मादनियात और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से किसी एक चीज़ पर नज़र दौड़ाओ तो उसकी गहराइयों में उतरना चाहो तो उम्र की कमी का एहसास होने लगे, लेकिन वहाँ हर शय की तकमील मौजूद है। मैंने सोचा इंसान इस दुनिया में तरक्की पाने के बाद जहाँ तामीरी कामों की जान मतवज्जा हुआ, वहाँ उसके जहन में तखरीब ने भी जन्म लिया और महसूस ये होता है कि तखरीब कारी पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एटम बम तैयार किया गया, हाइड्रोजन, केमियाई हथियार और
और ऐसी गैसें जो इंसानियत को फना करने के लिए बहुत मुअस्सर किरदार अदा कर सकती हैं, जबकि दूसरी सिमत भूख, बेरोजगारी, बीमारियां इससे कहीं ज़्यादा वसअत इख्तियार कर गईं। अगर हमारे ये तजर्बात ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की भलाई के लिए होते तो क्या इस दुनिया में एक नुमाया तगय्युर नमूदार ना होता। यकीनी तौर पर एटम बम और सितारों पर जो तजर्बात किए गए उन पर इतना कसीर सरमाया सिर्फ हुआ है कि अगर उस सरमाए का 1/4 हिस्सा भी इस बात पर सिर्फ कर दिया जाता कि बीमारियां कैसे दूर होती हैं या खेतियां किस तरह से ज़्यादा उगाई जा सकती हैं। ये गुफ्तगू वो है जो 1000 बार की जा चुकी है। मैं इसमें तवालियत इख्तियार नहीं करूँगा। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि समुंदर की मखलूक में भी जिंदा रहती है और यकीनी तौर पर समुंदर की वसअतों के लिहाज से वहाँ जानदारों की तादाद ज़मीन की मखलूक से कहीं ज़्यादा होगी। बड़ी बड़ी मछलियाँ जिनमें व्हील, शार्क और ऐसी ही बेशुमार मछलियाँ हमारे इल्म में हैं, समुंदर में रहती हैं। व्हील की उम्र के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि शायद कायनात में सबसे ज़्यादा मुअम्मर जानदार है। इसी तरह ऑक्टोपस और लातादाद ऐसे जानवर जिनके नामों से भी हम वाकिफ नहीं, समुंदर की दुनिया में मौजूद हैं और सदियों से जी रहे हैं। वहाँ भी आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसका कोई ऐसा असर नहीं आया जैसे हम कोई नाम दे सकें। यकीनी तौर पर समुंदर में भी यही मसाइल मौजूद होंगे और इस मखलूक को जिंदा रहने के लिए उन मसाइल से निपटना पड़ता होगा। मेरे जहन में ये तसव्वुर आया था कि समुंदर में हम तेल क्यों तलाश करते हैं, मादनियात तलाश करते हैं, लेकिन समुंदर में अशिया क्यों नहीं तलाश करते जो खुश्की पर रहने वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाएं। ये लेबॉर्ट्री में इस मकसद के लिए तैयार कर रहा हूँ कि मैं समुद्री तहकीकात हो और समुंदर की तह में पाई जाने वाली अशिया का तज्जिया करके हम ये मालूम कर सकें कि उनसे इंसानियत की भलाई के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अखबारी नुमाइंदों ने असद शराजी की इस बात को बेहद सराहा और पूछा, समुंदर में अशिया के हसूल के लिए भी तो आपको तैयारियां करना होगी। ज़ाहिर है ये आसान काम नहीं होगा। यकीनी तौर पर इस लेबॉर्ट्री की तकमील के बाद मैं ऐसे लोगों को दावत दूंगा जो इस सिलसिले में काम करना चाहते हों। उन्हें बेहतर ज़राए फराहम किए जाएंगे और उन्हें ज़रिया मुआश भी फराहम किया जाएगा ताकि वो तहकीकाती काम करते हुए किसी किस्म की बदहाली का शिकार ना हों। क्या इस सिलसिले में आप बैरूनी दुनिया से भी मदद लेंगे? अगर ये लेबॉर्ट्री काम शुरू कर देती है तो मैं समझता हूँ मेरे मौक़िफ़ से मुतासर लोग इसकी जानब ज़रूर मतवज्जा होंगे और इसके लिए अपनी खिदमात माली तौर पर भी पेश करेंगे, और अगर ऐसा ना हो सका तो मेरे जिस कदर वसाइल हैं उन्हीं से काम लूँगा। असद शराजी के इस बयान को अखबार में नुमाया सुर्खी के साथ पेश किया गया था। ये हकीकत है कि उसका खातर ख्वा असर हुआ। दुनिया के बेशतर ममालिक से उसे अमदाद की यकीन दहानी कराई गई और बहुत से लोगों के ज़ाती खतूत भी उसे मासूल हुए। असद शराजी अपनी इस छोटी सी कोशिश के जवाब में इतना सारा तावन पाकर बहुत ज़्यादा मसरूर हुआ था। दरदाना को भी नहीं मालूम था कि असद शराजी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब उसने अखबारात में तफसील पढ़ी तो असद शराजी को टेलीफोन किया। असद शराजी ने कहा, सॉरी दरदाना, दर हकीकत मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस यूँ समझो मुझे घेर लिया गया था। जब अखबारी नुमाइंदों ने मुझसे चुभते हुए सवाल किए तो मैं अपना जहनी तवाज़न ना रोक सका। क्या तुम मेरी इस कार्रवाई से मुत्तफिक नहीं हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दरअसल ये सोच रही थी कि तुम ऐसा करो दरदाना, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, वहीं तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी इस मौजू पर, असद शराजी ने कहा और दरदाना ने टेलीफोन बंद कर दिया। असद शराजी कुछ देर के बाद ही दरदाना के पास पहुँच गया था। रस्मी गुफ्तगू हुई, शहबान की खैरियत मालूम की गई और उसके बाद असद शराजी ने दरदाना से कहा,